हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में 21 फरवरी को रानी चेन्नम्मा से संबंधित क्या है कुछ न्यूज एंड आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि रानी चेन्नम्मा जो विद्रोह हुआ था उसके 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये फरवरी में 21 फरवरी को राष्ट्रीय अभियान चलाया गया, यानी नानू रानी चेन्नम्मा या मैं भी रानी चेन्नम्मा हूँ का आयोजन किया गया। ठीक है, इसलिए ये क्या है काफ़ी चर्चा में है। राइट, तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी, यानी कि रानी चेन्नम्मा कौन थी और इन्होंने ब्रिटिशर्स जो थे उनको कैसे एक टफ स्ट्रगल किया उनके साथ में, और क्या क्या इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री रही है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आप मुझे समझें तो, अगर ना समझें तो कोई बात नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि आप आर्टिकल देख सकते हैं, हाउ रानी चेन्नम्माज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंस्पायर्ड अ नेशनल कैंपेन फॉर वुमेन राइट्स, यानी कि जो रानी चेन्नम्मा का रिवोल्ट था उसने कैसे इंस्पायर किया एक महिलाओं के कैंपेन के रूप में, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। राइट, तो ये क्या है, ये एक आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है। ठीक है, आगे देखें। यदि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 21 फरवरी को 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यह क्या है, 21 फरवरी को एक नानू रानी चेन्नम्मा, जिसका मतलब होता है कि मैं भी रानी चेन्नम्मा हूँ, कि अभियान के तौर पर चलाया गया। काफ़ी समूहों, सामाजिक समूहों ने जो है इसको चलाया। राइट, अब बात करते हैं कि किस जगह की बात हो रही है। तो यह कहाँ पर थी? ये कित्तूर कर्नाटक में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक का ये कौन सा ज़िला है, ये बेलगावी ज़िला है। राइट, तो इसी के एक छोटे से गांव से क्या है ये संबंधित थी। उन चीज़ों को आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि रानी चेन्नम्मा थी कौन। तो रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक के वर्तमान बेलगावी ज़िले के एक छोटे से गांव कागती में हुआ था। राइट, और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह जो है कित्तूर के राजा मल्ल सर्जा से हुई थी। इनकी शादी जो है वो मल्ल सर्जा से हुई थी, जो कि कित्तूर के राजा थे। 1816 तक इन्होंने क्या किया था, प्रांत में अपने शासन किया। 1816 में क्या होता है कि जो मल्ल सर्जा थे जिनसे इनका विवाह हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद होता क्या है कि इनका सबसे बड़ा बेटा जो है वो क्या बनता है, इनका सबसे जो बड़ा बेटा था जिसका नाम क्या था, शिवलिंग रुद्र, यह क्या होता है यहाँ सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन इनके साथ भी समस्या क्या निकल के आती है कि ये बहुत लंबे टाइम पीरियड तक अपने स्वास्थ्य की वजह से इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाते हैं। हालांकि उस टाइम पर ब्रिटिश रूल भी भारत में चल रहा था, तो यह समस्या भी निकल के आ रही थी कि अपना उत्तराधिकार को बनाए रखना है। राइट, तो रानी चेन्नम्मा ने भी अपना बेटा खो दिया था, और साथ ही शिवलिंग रुद्र के पास कोई स्वाभाविक उत्तराधिकारी भी नहीं था। कहने का मतलब ये है कि राजा मल्ल सर्जा का जो बड़ा बेटा था शिवलिंग रुद्र, उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद जब वो हटे तो उनके पास कोई अपना क्या था, एंसेस्टर नहीं था, एंसेस्टर कह रहा हूँ, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, सॉरी, जो क्या कर सके उस सिंहासन पर बैठ सके। तो होता क्या है कि 1824 में अपनी मृत्यु से पहले शिवलिंग रुद्र ने क्या किया कि एक उत्तराधिकारी को नामित कर दिया, यानी कि गोद ले लिया। नाम क्या था? तो इनका नाम था शिवलिंगप्पा, जिनको इन्होंने गोद लिया था। अच्छा, गोद लेने के बाद होता क्या है कि उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत शिवलिंगप्पा को राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में मानने से इनकार कर दिया था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आई थी, व्यपगत सिद्धांत आया था, तो उसके तहत क्या सारी चीज़ें थी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे यदि देखें तो धारवाड़ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम क्या था, जॉन थैकरी, इन्होंने क्या किया कि 1824 में कित्तूर पर हमला कर दिया।
राइट। और कर्नाटक की पूर्व रियासत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से इन्होंने 1824 में लगभग 20,000 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर के कित्तूर किले की तलहटी में तैनात हो गए। यानी कुल मिला के ये क्या करना चाह रहे थे कि उस किले पर कब्जा करना चाह रहे थे, राइट। लेकिन रानी चेन्नम्मा ने क्या किया कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए एक ब्रिटिश अधिकारी को मार डाला। मार्शल आर्ट और सैन्य रणनीति में प्रशिक्षित हुए एक क्या थी, दुर्जय नेता थी। कहने का मतलब है कि उनको पराजित करवाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि उनने काफ़ी टैक्टिक्स सीख रखे थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना का सामना करने के लिए गुरिल्ला युद्ध रणनीति अपनाकर युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया। यह संघर्ष कई दिनों तक जारी रहा, किंतु अंततः अपने बेहतर हथियारों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज विजयी हो गए। यानी कि उनके पास जो मॉडर्नाइज वेपन थे उनकी वजह से क्या हुआ कि वो जीत गए, यानी रानी चेन्नम्मा को इन्होंने हरा दिया। और साथ ही साथ हराने के साथ इन्होंने क्या किया कि बैल होंगल किला, अब ये क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन सा? बैल होंगल फोर्ट। कहाँ पर है ये? बेलगावी कर्नाटक में है। इसमें रानी चेन्नम्मा को कैद कर लिया गया, किंतु उनका हौसला जो है अभी भी क्या रहा, बरकरार रहा, राइट। तो ये क्या था, पूरा टाइमलाइन था कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। अब आगे जब ये चीज़ें समझी हम लोगों ने तो ये भी जानना जरूरी है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था वो क्या था, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूल ऑफ सक्सेशन के लिए ये नीति जो है लाई गई थी, राइट। किसके द्वारा लाई गई थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, राइट। अब यहाँ पर देखें तो यह क्या थी, एक विलय नीति थी। विलय नीति में क्या था कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से क्या किया था, 1848 से लेकर के 1856 तक ये क्या थे, भारत का गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक भारत की गवर्नर जनरल रहे। और इन्हीं के टाइम पीरियड पर इन्होंने क्या लागू किया था, व्यपगत का सिद्धांत, या जिसी को क्या कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, ये था क्या नीति? ये तो इस नीति के अनुसार ये था कि कोई भी रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी से या तो प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी उससे जुड़ी हुई है या नियंत्रण में है, जहां शासक के पास कोई कानूनी पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि जो भी किंगडम थे या जो भी राजा रजवाड़े थे उनके पास क्या होना चाहिए था, पुरुष उत्तराधिकारी होने चाहिए था। अगर नहीं है तो उसे कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। ये क्या था, इस व्यपगत का सिद्धांत के तहत ये चीज़ इसमें कही गई थी। इसके अनुसार भारतीय शासक के किसी भी दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि इसमें साथ में ये भी कहा गया था कि अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है तो उसे जो है इस आधार पर उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, पीसीएस में हो या यूपीएससी में ही पूछ चुका है पहले। अगर पर्टिकुलर स्टेट पीसीएस की बात करें तो इसमें जैसे पूछा जाता है कि इनका क्रम अरेंज कीजिए, इनके टाइम अरेंज कीजिए। जैसे सतारा की बात की जाए तो 1848 ईस्वी में, जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट 1850, उदयपुर 1852 और झांसी 1853 तथा नागपुर 1854 ईस्वी में क्या है, इनको व्यपगत सिद्धांत के तहत इनको कैप्चर कर लिया गया था या किंगडम में मिला लिया गया था। कहने का मतलब है ब्रिटिश रूल के अंतर्गत ले लिया गया था, राइट। कंपनी ने इसमें कब्जा कर लिया। तो ये क्या था, पूरा वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। इस तरह से और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।